कैसी प्रणाम। मन की बात 7 में आज मैं शुरुआत करूंगा पिछले ट्यूसडे जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रील नंबर 9 आपको दिया था, उस रील को लेकर आज शुरुआत करते हैं मन की बात 7। आइए एक बार उस रील को, मात्र 13 सेकंड का रील एक बार देखते हैं। ये रहा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रील नंबर 9 जो रिलीज हुआ था पिछला ट्यूसडे। नेगेटिव वाइब्स देने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया दूरी बनाए रखें, क्योंकि हमारा फोकस खुद पे और खुद के ड्रीम्स को पूरा करने पे है। सो प्लीज। ये रील को देखने के बाद मेरे सामने बैठे हुए थे आपके हेडमास्टर, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल आदिल सर। आदिल सर ने मुझे पूछा, सर जी आप जैसा पॉजिटिव पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। नेगेटिव लोगों को दूर रखकर क्या आप ऑप्टिमिज्म लेते हो? तो मैंने बताया, आदिल सर मैं बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, मैं पॉजिटिव माइंडेड नहीं हूं। मैंने उनको बताया कि पॉजिटिव माइंडेड रहना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी पॉजिटिव माइंडेड रहना डेंजरस होता है। तो अनिल सर ने बोला, एक तरफ से आप लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रील डालते हो कि नेगेटिव लोगों को दूर रखो, नेगेटिव थॉट्स को अंदर आने मत दो, और आप बता रहे हो कि आप पॉजिटिव नहीं हो। जी हाँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, नेगेटिव थॉट्स को अंदर आने नहीं देना का मतलब यह नहीं है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पॉजिटिव माइंडेड रहो। अनिल सर ने मुझे बोला, सर मुझे कोई समझ में नहीं आया, आप विस्तार में समझाइए। तो मैंने पहले उनको पूछा, आपने से क्यों बोला मुझे कि मैं बहुत पॉजिटिव माइंडेड हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं? तो सर ने बताया मुझे, सर आपने मन की बात 4 में बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्या है ये डिटेल में विस्तार में समझाया। उसके बाद भी आप थके नहीं, आप इतने पॉजिटिव माइंडेड थे, इतने होपफुल थे कि दोबारा जब राजेश ठाकुर जी का सेशन नंबर 3 हुआ, उसके एंड में आपने फिर से क्लास लेकर स्पेशली समझाया बच्चों को कि अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी को झड़पना चाहिए, किस तरह से प्रॉब्लम पीछे से आगे में पकड़ती है, और किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी को आउट नंबर करने चाहिए। अगर 3 प्रॉब्लम हमें झपटे तो हमें 7 अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, अगर 6 प्रॉब्लम मुझे झपटे तो 15 अपॉर्चुनिटी को झपटना चाहिए। ऐसा अपने बच्चों को समझाने में अपने कसर नहीं छोड़ा। दोबारा मन की बात 5 में अपनी उसी अपॉर्चुनिटी को लेकर फिर मार्क्स कैसे कमाना चाहिए बच्चों को आपने फिर से बताया। और ये वीडियो बनाने में तकलीफ आप लेते हो, आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, स्क्रिप्ट बनाते हो, फिर उस बैक एंड टीम उसको एडिट करता है, एडिट करने के बाद उसको फिर आप रिलीज करते हो राइट दिन पे, एवरी थर्सडे बिना चुप रिलीज करते हो। और फिर हम जब देखते कितने बच्चों ने देखा, तो कोई बच्चा 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट देखते हैं, फिर भी आप होप नहीं छोड़ते हो। आप एवरी थर्सडे आफ्टर थर्सडे बिना फेल आप मन की बात रिलीज करते हो, इसका मतलब आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। फिर से मन की बात 6 में आपने बताया बच्चों को किस तरह से खुद की सोचना चाहिए भलाई, और खुद का जो भलाई नहीं सोचता है उसको मूर्ख कहलाते हैं। तो मूर्ख क्या है वो डेफिनेशन देकर आपने फिर से कसर नहीं छोड़ा कि बच्चे अपने खुद के बारे में पहला बेटरमेंट करने सोचे। यानी मन की बात 4 कनेक्टेड टू मन की बात 5 कनेक्टेड टू मन की बात 6, इतना ज्यादा एफर्ट आप ले रहे हो विद ओनली होप कि किस दिन शायद सारे बच्चे हमारे वीडियो देखेंगे और ऑल द टाइम देखेंगे और बदलाव लाएंगे। आपसे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मैंने नहीं देखा। ऐसा आदिल सर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, पर जब मैंने उनको जवाब दिया कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, वो थकबक रह गए कि ये पर्सन जिसको मैं सोचता हूं हमेशा कि बहुत पॉजिटिव माइंडेड है, ऑप्टिमिस्टिक है, किस तरह से ये बोल सकते हैं मुझे कि ये होपफुल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उसी वक्त मेरे मन में एक कहानी आई जो मैंने कोरोना काल में जूम के प्लेटफॉर्म पर पेरेंट्स को एड्रेस किया था। वो कहानी में मैंने स्टॉकडेल पैराडॉक्स नाम की कहानी, ऐसा टाइटल कहानी मैंने लोगों को बताया, और वो कहानी इसी टाइटल पर है, इसी टॉपिक पर है कि हाउ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज डेंजरस, हाउ बीइंग होपफुल इज डेंजरस। अभी आपको भी शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा कि किस तरह मैं बता रहा हूं कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना चाहिए। इस कहानी में वेरी क्लियरली बताया है हाउ ऑप्टिमिज्म को हम बोलते हैं फॉल्स ऑप्टिमिज्म, हाउ इट इज नॉट गुड एंड देन व्हाट इज बेटर।
आइए समझने में कि why being optimistic is not good, why false optimism is not good, why hopeful होना डेंजरस होता है, समझने आइए मिलकर हम बैक एंड जाते हैं, बैक ड्रीम मेमोरी में। वो कहानी जो मैंने जूम प्लेटफॉर्म पर दिया है, मैं दोबारा नहीं कह रहा हूं, उसी को कट पेस्ट करके यहां मैं डाल रहा हूं। आइए वो कहानी को जो आज से 4 साल पहले मैंने बताया था, उसको हम दोबारा उसका एक हिस्सा आपसे शेयर करते हैं। अगला 10 मिनट हम वो कहानी को देखते हैं, कॉल्ड स्टॉकडेल पैराडॉक्स। Here we go. This story is about a man called James Bond Stockdale. उसका नाम था जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल। 1923 में जन्म हुआ उनका, 2005 में ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। ही वाज अ यूएस नेवी वाइस एडमिरल एंड अ नेवल एविएटर। नेवी में काम करता था, नेवी में फ्लाइट उड़ाने का, नेवल एविएटर बोलते हैं हम उनको, और यूएस के नेवी में काम करता था। 1923 में जन्म हुआ एंड 1965 से 1973 अमेरिका वियतनाम वॉर हुआ। ऑल ऑफ अस नो अबाउट वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर ने अमेरिका का नाक काटा, क्योंकि ऐसा वॉर था जब अमेरिका लॉस्ट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वियतनाम वॉर अमेरिका बुरी तरह हारी थी एंड दुनिया के सामने इट वाज पुट टू शेम। और उस वॉर में दिस पर्सन कॉल्ड जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल, वियतनाम में उसको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया। व्हाट अमेरिका क्या करता था जब वियतनाम वॉर हुआ? इफ यू लुक एट द मैप, अमेरिका इज ऑन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब एंड वियतनाम इज हियर। तो अमेरिका ने पता नहीं क्यों वियतनाम से वॉर लिया, तो वियतनाम में फ्लाइट भेज के, फ्लाइट से ट्रुप्स को उतारने का, इट इज टू ड्रॉप द ट्रुप्स इन ऑल एरियाज ऑफ वियतनाम, ताकि वहां जाके वो वॉर लड़े। अभी जो जो ट्रुप उतरे वहां से, वहां जाके दे टू फाइट। बट दिस पर्सन, जो जिसका नाम अब मैं आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जेम्स बॉन्ड स्टॉकडेल, वो आदमी यूएस नेवी का था। वो फ्लाइट लेके ही वेंट ओवर वियतनाम, और वियतनाम ने उसके फ्लाइट को मार गिराया। ही इजेक्टेड आउट ऑफ द फ्लाइट एंड पैराशूट से नीचे उतरा, तो वियतनाम में उतरते ही द वियतनाम आर्मी ने उसको कैप्टिव ले लिया, प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया। और ऐसे कई लोगों को, हजारों अमेरिकन सोल्जर्स को वियतनाम ने वो प्रिजनर वॉर बना के, कैप्टिव बना के, बंदी बना के रखा। There were thousands of people from the US Army and the Navy who were prisoners of war in Vietnam. Prisoner of war बनना अच्छी बात नहीं है, बहुत टॉर्चर करते हैं। Of course there was an agreement that टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बट वियतनाम के लोगों ने यूएस के, जब जब यूएस के सोल्जर को पकड़ते थे बहुत टॉर्चर करते थे। जब मालूम पड़ा ये वाइस एडमिरल है, तो इसके मुंह से सीक्रेट क्या है निकालने के लिए कुछ ज्यादा ही टॉर्चर चालू किया। I want to tell you about the sequence of events in the life of Mr. James Bond Stockdale. He was born in 1923. 1943, 20 साल की उम्र में he joined the Navy, the US Navy. 1965 जब 42 साल का था, वो वियतनाम में प्रिजनर ऑफ वॉर बन गया, कैदी बन गया, और वियतनाम दूसरे देश में उसे पकड़ के रखा। 7.5 साल बाद, लगभग 8 साल बाद, इन 1973 एट द एज ऑफ 50 उसको छोड़ दिया गया। ही केम बैक टू यूएस, उसको रिलीज किया गया। 1979 में वो नेवी छोड़ दिया उसने, 56 एज पर, नॉट रिटायर्ड, ही ज्वाइंड पॉलिटिक्स। ही कंटेस्टेड द यूएस वाइस president's election and he died at the age of 81 in the year 2005. मैंने इवेंट इसलिए डाला हिस्ट्री की तरह, ये पर्सन इज अ वेरी वेरी, अगर इसके बारे में आप अभी सुनोगे जो मैं बोलने वाला 10 मिनट में, आपका लाइफ का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेट मी कम बैक टू टेल यू अबाउट दिस मैन। ये आदमी कॉल्ड स्टॉकडेल, जिसको स्टॉकडेल पैराडॉक्स, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। जब इसको प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया गया, 7.5 साल उसको अंदर रखा गया वियतनाम में। उसको प्यार से नहीं रखा, टॉर्चर करते गए। 7.5 साल बाद वो रिलीज जब हुआ, वो अपने पैर में चल के नहीं आया, ही हैड टू टेक बैसाखी एंड व्हील चेयर में उसको भेजा गया। जब व्हील चेयर में भेजा तो अमेरिकन लोगों को एड्रेस किया। हजारों लोग थे प्रिजनर ऑफ वॉर, बहुत लोग यानी 99% लोग मर गए, कुछ ही लोग बचे, उसमें से एक था स्टॉकडेल। उसको रिलीज जब किया और अमेरिका में जब वापस आया वो, तो अमेरिका में उसने लोगों को एड्रेस किया, तो लोगों को उसने जो स्पीच दिया, अगर मैं अभी बोलूंगा आज आपको खाना नहीं खाएंगे। इट इज देयर ऑन द यूट्यूब।
उसने जो बोला लोगों को, बोला कि मुझे रोज एक नक्कुन निकालते थे, मेरा एक नक्कुन खींच के निकालते थे। 10 दिन 10 हाथ का निकाला, 10 दिन 10 पैर का निकाला, वो भी एक साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ से उखाड़ के नक्कुन निकालते थे। मेरा बाल खींचते थे, 4-4 बाल खींचते थे, कभी कभी मेरे बाल से मुझे लटकाया गया था। डंबल डंबल लेके मेरे पैर के हड्डियों पर मारते थे और मेरा पैर का हड्डी टूट जाता था और उसको रिपेयर नहीं, प्लास्टर नहीं, उस पेन में मुझे छोड़ दिया गया। और जिस हड्डी तोड़ दिया आज, 4 दिन बाद जब सूज जाता था, उसी जगह दोबारा डंबल से मारते थे और हड्डियां अंदर टूट जाती थी। मेरे हाथ इस तरह का बदले, हाथ बेंड करके रख दिया, हाथ तोड़ दिया। यानी देयर वाज अ टाइम व्हेन मेरे दोनों टांग इनकैपेसिटेट हो गया, मैं चल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पैर के दोनों पैर को हड्डी तोड़ तोड़ के रखे थे, चूर चूर कर दिया था मार के। मेरे आर्मपिट्स के बाल, मेरे सर के बाल को खींच के निकालते थे और विदाउट एनी दिस थिंग दांत को भी खींच के निकालने चालू किया। उन्होंने जो उसने एविडेंस दिया, वो सुनकर एकदम लगता है कि ऐसा जीना तो क्या जीना। और स्टॉकडेल ने बताया ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, सारे यूएस के सोल्जर्स के साथ हुआ जो आज दुनिया में नहीं है। और उसने आधा घंटा उसका टॉर्चर के बारे में, ही गिव अ टेस्टिमनी व्हाट हैपेंड टू हिम इन वियतनाम, और सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते लगता है कि हाउ कैन समबडी डू दिस, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को कैसा कर सकता है। बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं, इसीलिए मैं मेरा वायलेंस वाली बातें लिमिटेड रख रहा हूं। अगर मैं अभी बताऊंगा, आप कोई भी आदमी आज खाना नहीं खाएगा, स्टॉकडेल आपको रात को नजर आएगा, इतना उसको टॉर्चर किया गया। जब उसका स्पीच खत्म हुआ तो उसका इंटरव्यू में लोगों ने सवाल पूछा, उसको बोला, मिस्टर स्टॉकडेल, मिस्टर जेम्स स्टॉकडेल, आपके साथ हजारों कैदियों को, सोल्जर्स को अंदर लेके गए और सब लोग मर गए, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, 7.5 साल, इतने एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद भी आप जिंदा कैसे बचे? आपकी हड्डियां टूट गई, नखून निकाला गया, दांत निकाला गया, आंखों का बाल खींचा गया, बाल खींचा, फिर भी आप जिंदा कैसे रहे? हाउ डिड यू लिव? जबकि बाकी सारे लोग मर गए। व्हाट इज द सीक्रेट? इतना एक्सट्रीम टॉर्चर के बाद जिंदा कैसे थे? इतने पेन के बाद भी आप जिंदा कैसे थे? तो सबसे पहला स्टॉकडेल ने वो एक स्लोगन बोला इंग्लिश में, जिसका हिंदी रूपांतर मैं अभी बताऊंगा आपको, इन्हें बहुत जगह है। उस टाइम पर ही स्टॉकडेल ने इन्वेंट किया था। स्टॉकडेल ने बोला, अपने खुदा को जाके बोलो मत कि तकलीफें कितनी बड़ी हैं। अपने खुदा को जाके मत बोलो कि तकलीफें कितनी बड़ी हैं। अपने हौसला को मत बोलो कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं। मैंने जाके मेरे तकलीफों को बोला कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। मैंने मेरे तकलीफों को बोला कि मेरा हौसला कितना बड़ा है। दिस वॉज इन्वेंटेड बाय स्टॉकडेल। आपने अभी आप बहुत सारी जगह सुनते होंगे। इसका एक गाना भी है जो अभी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ऑल ऑफ अस विल लिसन टू दिस सॉन्ग। 2 ही लाइन सुनाऊंगा मैं, एंड आपको अच्छा लगे। हिंदी फिल्म का गाना है और अच्छा लगेगा आपको सुन के। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। I'll repeat it once more for all of you. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। So this was the song that I wanted all of you to hear. आपने सुना है, पॉपुलरली सुना है। ये गाना को सबसे पहला द वर्डिंग्स वर इन्वेंटेड बाय जेम्स स्टॉकडेल। अभी जब बोला ये स्लोगन से क्या हो, बता, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि मेरा मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू बोल के उसने यूएस के लोगों को, बड़े लोगों को, उसके टूटे हुए टांग से लेकर बैठा था वो व्हील चेयर में, हड्डियां टूटी थी, 7.5 साल का ग्रेव एक्सट्रीम टॉर्चर सहन करने के बाद उसने ये बताया। क्या बताया? अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसने बोला, बाकी जो लोग थे ये they were all optimist,
पॉजिटिव माइंडेड थे इसलिए मर गए। दे हैड फॉल्स ऑप्टिमिज्म। अभी आप बोलोगे सर पॉजिटिव माइंडेड होना में गलती क्या है? स्टॉकडेल ने पहली बार दुनिया को बताया कि ऑप्टिमिस्ट होना भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। फॉल्स ऑप्टिमिज्म। उन्होंने बोला कि वो इसलिए मरे कि वो सब जन पॉजिटिव माइंडेड थे, ऑप्टिमिस्ट थे। पूरी दुनिया शॉक हो गई कि स्टॉकडेल ऐसा कैसे बोल सकता है। हमने हमेशा सुना है अपने टीचरों से, अपने एल्डर्स से कि बी पॉजिटिव माइंडेड, बी पॉजिटिव माइंडेड। पहली बार किसी ने दुनिया के सामने आके बोला कि हजारों सैनिक इसलिए मरे क्योंकि ऑप्टिमिस्ट थे, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडेड थे। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या पॉजिटिव माइंडेड होना गलत है? तो लोगों ने उसको पूछा यही बात, क्या ऑप्टिमिस्ट होना गलत है? क्या पॉजिटिव माइंडेड होना गलत है? आप कौन है? क्या पॉजिटिव माइंडेड नहीं है? उसने बोला जी नहीं, मैं पॉजिटिव माइंडेड नहीं हूं, मेरे में बिलीफ था, फेथ था। होप डेंजरस है। बोला क्या मतलब है, जरा समझाओ हमको। उसको पूछा गया क्या मतलब है, हमको समझाओ। तो ये समझाने के लिए दिस स्टोरी, उसने बोला कि जो भी लोग कैदी थे, टॉर्चर के बारे में प्रॉब्लम नहीं था हमको, हम सोल्जर्स हैं, हमारा हाथ टूटना, नखून जाना, हमको टॉर्चर सहना आता है, हम सबको आता है, मुझे भी आता है, नेवी के सारे लोग, आर्मी के सारे लोगों को आता है। ये टॉर्चर इज नॉट आवर प्रॉब्लम। आवर प्रॉब्लम इज उन लोगों को एक होप था, एक फेथ था कि आने वाले क्रिसमस को छोड़ देंगे। इंडिया में कैसा होता है, इंडिपेंडेंस जो कैदी छोड़ते हैं, अब वॉर खत्म हो गया, क्रिसमस के दिन कैदियों को छोड़ देंगे, ये होप था। क्रिसमस आता, क्रिसमस चले जाता, तो उनको लगता अब न्यू ईयर को छोड़ देंगे, न्यू ईयर चला गया। उनको लगता अब ईस्टर आएगा, ईस्टर को छोड़ देंगे। क्योंकि अमेरिका में पैटर्न था, वहां पर कैदियों को ईस्टर में, क्रिसमस में, त्योहार के दिन छोड़ देते थे। तो इन लोग अमेरिकन कैदियों को लगा कि आने वाले क्रिसमस को मुझे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा वियतनाम ने। आने वाले ईस्टर को छोड़ देंगे, तो होप था, पूरे ऐसे तैयारी में थे, अब छोड़ देंगे, अब टॉर्चर बंद हो गया। लेकिन फिर नहीं छोड़ते, फिर टॉर्चर करते थे वो लोग। एक क्रिसमस आया, सेकंड क्रिसमस गया, सेकंड क्रिसमस गया, तीसरा क्रिसमस आया, आहिस्ता आहिस्ता अंदर थोड़े थोड़े मरने लगे। बोला टॉर्चर से वो लोग नहीं मरे, वो लोग नहीं इसलिए मरे क्योंकि वो लोग का होप टूट गया, उनका होप टूट गया। होप था कि मुझे छोड़ा जाएगा, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मरते गए। बोला आपको होप नहीं था? नहीं, मुझे होप नहीं था, मुझे सिर्फ भरोसा था, बिलीफ था, फेथ था कि चाहे मैं 2 साल अंदर रहूं, 6 साल रहूं, 10 साल रहूं, 20 साल रहूं, चाहे मेरा नक्कुन 20 साल रोज निकाले, बाल निकाले, टॉर्चर कितना भी करे, मुझे भरोसा था कि यहां से मैं जिंदा निकलूंगा, मैं यहां से जिंदा निकलूंगा। आई विल गो कम आउट अलाइव। तकलीफ से बाहर मैं मेरे देश में जिंदा निकलूंगा, तकलीफ खत्म करके निकलूंगा, ये भरोसा मुझ में था। आई एम श्योर आपको ये स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहानी अच्छी लगी होगी। आई एम श्योर ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आई एम श्योर यू माइट हैव बीन शॉक्ड, योर आईबॉल्स वुड हैव बीन चॉक्ड आउट। आई एम श्योर यू लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन्स कि किस तरह से हमें खुदा के पास नहीं जाना है, लेकिन हमें हौसला के पास जाना है, हमारे प्रॉब्लम्स के पास जाना है और प्रॉब्लम से बताना है कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा हौसला बड़ा है। लेसन नंबर 2, किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक होना डेंजरस है, होपफुल होना डेंजरस है। जी हाँ, मैंने अनिल सर को बताया कि होपफुल होना इज नॉट ऑलवेज गुड, कैन बी डेंजरस, लेकिन बिलीफ और फेथ रखना कि एक दिन कोरोना ने बोला एक दिन इस कोरोना काल से हम निकल आएंगे, बाहर आएंगे, चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन कोरोना वाले प्रॉब्लम से हम बाहर आएंगे जरूर। और बाद में देखो आज लाइफ नॉर्मल हो गया। वैसे ही जब मुझे कोई बोलता है आप इतना पीछे पड़ते हो बच्चों का, लेकिन बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं या बच्चे में चेंज नहीं आ रहा है, क्या आप थकते नहीं हो, आप इतने बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो? मैं बोलता नहीं, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, मैं होपफुल नहीं हूं। बैच आफ्टर बैच, ईयर आफ्टर ईयर, इवेंट आफ्टर इवेंट, मन की बात और मन की बात, हर इवेंट के बाद जब मैं देखता हूं कि क्राउड नहीं रिस्पॉन्ड करता है, अपॉर्चुनिटी को नहीं झटकता है, मैं अपना एफर्ट नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे बिलीफ है, फेथ है कि मैं किसी दिन बच्चों में चेंज ला पाऊंगा,
किसी दिन एनमास चेंज ला पाऊंगा। ये फेथ लेकर मैं चलता हूं। काफी बच्चे, टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं हमेशा एक ब्रेक फ्री चैलेंज देता हूं। चैलेंज ये कर देना, ब्रेक फ्री, एंड वंस यू डू दिस यू विल गेन दिस। कभी कभी बिजनेस वाला एंटर लगता है, इफ यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। जी नहीं, आई वांट देम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द शैकल्स दैट दे हैव क्रिएटेड देमसेल्व्स। आई वांट देम टू कम आउट ऑफ द आर्टिफिशियल नेट दैट दे हैव क्रिएटेड। जब मैं चैलेंज देता हूं, बहुत सारे 100 में 99 लोग चैलेंज पार नहीं कर पाते, लेकिन मैं चैलेंज देना नहीं छोड़ता हूं। शायद किसी दिन होपफुल हूं कि वो शैकल तोड़कर बाहर निकले, ब्रेक फ्री करे और चैलेंज से ऊपर आए। मैं होपफुल रहता हूं, पीछा नहीं छोड़ता हूं। लोग बोलते हैं सर 2-2 साल, 4-4 साल, 6-6 साल आप मेरे पीछे पड़े हो, आप बार बार आप वही चीज दोहराते हो, क्यों? इतने ऑप्टिमिस्टिक आप हो मेरे बारे में? नहीं, मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। मैं मेरे खुदा में फेथ रखता हूं, मैं अपने आप में बिलीफ रखता हूं कि यस, एक दिन आपका ब्रेक फ्री चैलेंज तोड़ दोगे, एक दिन आप चेंज हो जाओगे, एक दिन आप प्रॉब्लम को झपटो छोड़कर ऑप्टिमिस्टिक होकर आप अपॉर्चुनिटी को झपटोगे। एक दिन आप प्रॉब्लम को के पीछे नहीं जाओगे, एक दिन आप वीडियो देखोगे, एक दिन आप हर हफ्ते 14 मिनट 15 मिनट निकालोगे वीडियो देखने के लिए, एक दिन आप हर हफ्ते वो 15 सेकंड निकालोगे लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रील देखने के लिए, एक दिन आप 6 महीने में जितने अपॉर्चुनिटी दिया है, चाहे वो चेस हो, कैरम हो, स्टॉक मार्केट का इग्निशन प्रोग्राम हो या सेल्स इग्निशन प्रोग्राम हो, आप जरूर आओगे, टाइम निकाल के आओगे। ये फेथ, ये होप मेरे में है कि आप बदलोगे। जब आप बदलोगे तो इंडिया बदलेगा, जब इंडिया बदलेगा दुनिया बदलेगा। ये फेथ, ये होप मेरे में है। एसके से प्रणाम।